हातिम बड़ी तेज़ी से सेहतयाब हो रहा था और इसमें सारा किरदार हुरैन का था, जो दिन रात इसकी खिदमत में लगी रही। अब भी वो इसे सूप पिला रही थी, जबकि हातिम सूप पीने से ज़्यादा इसे ही देखे जा रहा था। क्या है, सूप पिए ना चुपचाप, आपको तो इस हाल में भी चैन नहीं आता। वो चमचा अचानक से बाउल में फेंकते हुए तड़क कर बोली तो हातिम की हंसी निकल गई। अब बंदा देखे बिना ये क्या बात हुई, और किसी गैर को थोड़ा ही देख रहा हूँ, वही अपनी जायज़ बीवी को देखना तो सवाब का काम है। वो आंखों से सूप की जानिब इशारा करते हुए बोला तो वो गुलाबी पड़ गई और फिर से चम्मच में सूप भरते हुए इसे पिलाने लगी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप इतने अच्छे निकलोगे। मेरी हर बात को आपने हंसी खुशी बर्दाश्त किया और कभी कोई शिकवा शिकायत नहीं की। और रुमाल से इसके होंठों से बह जाने वाला सूप साफ करते हुए बोली, क्योंकि मुझे यकीन था कि एक ना एक दिन तो मुझे समझ ही जाओगी कि मैं बड़ी जगहों पर मजबूर था। वो इसे अजीब से अंदाज में देखते हुए बोली, वैसे एक बात तो बताएं, आपके फादर क्या करते थे? मतलब इतनी कम उम्री में आप एक बिजनेस टाइकॉन बन गए और सबको ही अपना बिजनेस बचाने के लाले पड़ गए। अब मेरी फैमिली को ही देख लें, मेरे बाबा बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेसमैन थे, लेकिन आपने इनको भी हिला कर रख दिया। आज ज़िंदगी में पहली बार इसने हातिम के माजी के बारे में पूछा था, वरना तो कभी इनकी इस मौजू पर बात ही नहीं हो पाई थी। वुड सवाल लेट किया, लेकिन चलो कर तो दिया। तो बात ऐसी है जनाब कि मैं जो हूँ ना, अभी वो इतना ही कह पाया था कि मुलाजिम ने आकर इतला दी कि इनसे मिलने जमील खागवानी साहब आए हैं। इसे सुनकर जहाँ हातिम चौंका, वहीं उसके चेहरे पर भी नागवारी की लकीरें पड़ गई और वो कुछ सख्त सुस्त बोलने वाली थी कि हातिम फ़ौरन से इसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए इसे अजीब सी नज़रों से देखने लगा। इनके साथ और कौन है? हातिम ने मुलाजिम से दरियाफ्त किया। इनकी बीवी है। मुलाजिम सर झुकाकर बोला। इन्हें यहीं ले आओ। हातिम इसे जाने का इशारा करते हुए बोला, क्या कर रहे हैं आप? जिन्होंने आपको इस हाल तक पहुँचाया, आप इन्हीं लोगों को अपने कमरे में बुला रहे हैं? वो इंतहाई गुस्से के आलम में बोली, तमीज़ करो हुरैन, जो भी है वो तुम्हारे माँ बाप हैं और बंदे को सब की बातें सुनकर ही अपने कान खुले रखने चाहिए। ज़रा देखिए तो क्या फरमाते हैं आपके वालिद मोहतरम। हातिम इसे चुप करवाते हुए बोला तो वो कड़वा घूंड भर कर रह गई। और प्लीज़ इनके सामने कुछ भी ज़ाहिर ना होने देना, जस्ट नॉर्मल। वो एक बार फिर से इसे समझाते हुए बोला तो वो सर झुका गई, लेकिन इसके अंदर एक आतिश फिशां उबल रहा था जिसके फरार की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही थी। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हो आप? भाई इतना बड़ा हादसा हो गया और आपने हमें बताना भी गवारा नहीं किया। हमारे लाख इख्तलाफात सही, लेकिन ये कोई मामूली बात तो नहीं थी कि हमें दूर रखा जाए। जमील साहब इसे देखते हुए बोले, जबकि मंसूरा बेगम हुरैन से मिलने लगी। अरे जमील साहब, ऐसी कोई बात नहीं, बस मामूली से हादसे के लिए क्या आपको परेशान किया जाए। हातिम इनकी बात को हवा में उड़ाते हुए बोला, लेकिन फिर भी बेटा, चलो आपकी तो ऐसी हालत नहीं थी, लेकिन इसको तो बता देना चाहिए था ना। मंसूरा बेगम इसकी जानिब इशारा करते हुए बोली तो इसके माथे की तेवरियाँ चढ़ गईं, लेकिन हातिम के घूरने पर वो अपने एहसासात छुपा गई। कैसे हुआ ये सब और कौन थे वो बदबख्त? जमील साहब ऐसे बोले जैसे इन्हें वाकई में बहुत दुख हुआ हो। बस जी क्या बताऊँ, निकाली होगी किसी ने अपनी पुरानी दुश्मनी। आप तो जानते हैं कि मैं अपने काम से काम रखता हूँ, लेकिन फिर भी जो मेरे काम में टांग अड़ाए तो मैं इसके सारे काम ख़राब कर देता हूँ। हातिम मायने खेल लहजे में बोला तो जमील साहब हलक फाड़ कर हंस पड़े। वही बिल्कुल बजा फरमाया आपने, आप वाकई में बहुत ऊपर की चीज़ हैं, लेकिन अब आपको ये काम छोड़ देने चाहिए, क्योंकि अब आपके साथ हुरैन भी है। कम से कम इसका ये ख्याल कर लेते। वो कहाँ चुप रहने वालों में से थे, इसलिए मुंह फाड़ कर बोल उठे, और तुम सब कुछ ख़त्म कर दिया तुमने, लेकिन तुम्हारे कह देने से रिश्ते ख़त्म नहीं हो जाते। तुमसे मुझे इस बचपने की उम्मीद नहीं थी। जमील साहब इसे लिताड़ते हुए बोले तो फिर से कुछ कहने लगी थी कि हातिम बीच में बोल उठा, छोड़े ना जमील साहब, अब जो होना था वो हो गया। अल्लाह के फजल व करम से मैं एक बार फिर से बच गया। लीजिए चाय नोश फरमाइए। मुलाजिम चाय और दीगर लवाजमात की ट्राली धकेलता हुआ अंदर दाखिल हुआ तो हातिम ने इन्हें चाय पीने की दावत दी, और जमील साहब जो कुछ और भी कहना चाह रहे थे, खामोशी से चाय का कप उठाकर सिप लेने लगे। हातिम ने मुनीर से हुई तफसीली बात के बाद एक काम किया, और वो ये कि जब आसिम सैगल इसकी खबरगिरी के लिए आए थे तो इसने सुलेमान और जमील साहब की सारी कार्यस्तानी इन्हें तफसील से बता दी, और वो हैरान व परेशान से इसे देखने लगा। ये इतने गिर सकते हैं, मैं सोच भी नहीं सकता था। भला कौन अपने ही दामाद और अपनी बेटी को यूँ कत्ल करवाने के दर पे होता है? वो अफसोस से सर हिलाते हुए बोले तो वो फीकी सी हंसी हंस कर रह गया। आसिम साहब, ये दुनिया है और ये सारे बखेड़े इसी दुनिया के हैं। मेरे ख्याल में जमील साहब नहीं जानते कि सुलेमान हुरैन को कत्ल करवाना चाहता था। इन्हें बस यहीं तक इल्म था कि सुलेमान ने ये सारा जाल मेरे लिए बिछाया था। वो हमकारी भरते हुए बोला तो आसिम सैगल परेशानी से इसे देखने लगा। वो यार जो भी है, लेकिन ये हो क्यों रहा है? इस तरह से तो काम नहीं चलेगा। अब तुम देखना कि मैं इस बाप बेटे का क्या हश्र करता हूँ। साले सड़कों पर ना आ गए तो मेरा नाम आसिम सैगल नहीं। वो गुस्से से भड़कते हुए बोले तो इसने इन्हें ठंडा करने की कोशिश चाही।
मैं वैसे भी वो हड्डी हूँ जो इनके गले में फंस चुकी हूँ। इनमें इतनी सकत नहीं कि निकल जाएं और उगलने से डरते हैं कि फिर दुनिया वाले क्या कहेंगे। वो आसिम साहब को समझाते हुए बोला, तो फिर क्या करें यार, ऐसे ही चलता रहा तो मुझे डर है कि हम तुम्हें खो न दें, जो कि हम सबका बहुत बड़ा नुकसान होगा। वो परेशानी से बोले, मैं आपको बताऊंगा कि कब क्या करना है, बस आप वक्त का इंतज़ार कीजिए। याद रखिए कि दुश्मन बहुत चालाक है और कोई सबूत नहीं छोड़ रहा, लेकिन हर शातिर कोई ना कोई गलती ज़रूर करता है और इनसे भी एक गलती हो चुकी है। बस मैं मौके की ताक में हूँ और जैसे ही सही वक्त आया मैंने अपनी चाल चल देनी है और यकीन जानिए ये शहमात होगी, क्योंकि शतरंज की जो बिसात जमील साहब सजा कर बैठे हुए हैं इसमें वज़ीर भी मेरा ही घात लगा कर बैठा है और प्यादा भी। अब वो चाह कर भी अपने बादशाह मुझसे नहीं बचा पाएंगे। वह बरूज कहता हुआ बोला तो सैगल साहब इसे तौसीफ़ी नज़रों से देखने लगे। भाई तुम तो बहुत माहिर हो इस खेल के, मैं तो बहुत बाद में आया, लेकिन वहाँ लंदन तक तुम्हारी खबरें मुझ तक पहुँच ही जाया करती थी और जिस तरह से तुमने इनका नाक में दम कर रखा था मैं तारीफ़ किए बगैर नहीं रहता था। और सच्ची दिल से इसकी तारीफ़ करते हुए बोले तो वह हंस पड़ा। ज़िंदगी बहुत कुछ सिखा देती है सैगल साहब, मैंने ज़िंदगी से ये सबक लिया है कि जो कमज़ोर पड़ा वो कुचला गया, इसीलिए मैं कुचलने वाला बन गया। वो एक सर्द आ भरते हुए बोला तो आसिम सैगल उठ खड़े हुए। मुझे इंतज़ार रहेगा तुम्हारे अगले कदम का, देखता हूँ अब क्या चाल है तुम्हारे दिमाग में। वो इसका कांधा सहलाते हुए बोले तो वो मुस्कुरा दिया और इसे खुदा हाफिज़ बोलते हुए निकलते चले गए। असल में तुम लोग बहुत छोटे खेल खेलने वाले हो खाकवानीज़, मैं तुम्हें बताऊंगा कि बड़ा खेल कैसे खेला जाता है और कैसे जीता भी जाता है। वो खुद से मुखातिब होते हुए बोला और आंखें मौन कर बेड ग्राउंड से टेक लगा गया। इसे यूं बिस्तर पर रहना एक आंख नहीं भा रहा था और वो चाह रहा था कि जल्द से जल्द ये दिन ख़त्म हो और वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में वापस आए। जमील साहब को हातिम का रवैया बहुत अजीब लगा था। वो मंसूरा बेगम के मजबूर करने पर हातिम को देखने गए थे और इन्हें डर था कि कहीं कोई उल्टी बात ही ना सुननी पड़ जाए, लेकिन वहाँ जाकर तो इन्हें हैरत का झटका ही लगा था कि हातिम इनसे ऐसे मिला जैसे कोई बात ही ना हुई हो। अब इन्हें मज़ीद परेशानी सता रही थी कि हातिम की इस खामोशी के पीछे क्या वजह हो सकती है, क्योंकि वह जानते थे कि हातिम खामोश बैठने वालों में से नहीं है। क्या सोच रहे हैं? मंसूरा बेगम इन्हें गुमसुम बैठा देखकर इनके पास चली आई। हाँ कुछ नहीं यार, अच्छा ही हो गया जो तुम मुझे वहाँ ले गई, वरना तो मेरे दिल में एहसास जुर्म सर उठा रहा था, वो अपने ही में हो लिए। क्या मतलब? आपने कौन सा जुर्म कर दिया जो आपको एहसास जुर्म सता रहा था? मंसूरा बेगम हैरत से बोली। यार हुरैन हमसे लड़ कर गई थी और फिर इसके बाद ये सब हो गया, कहीं वो ये ना समझे कि इस सब के पीछे हमारा हाथ है। वो थोड़ा गड़बड़ा गए थे इसलिए अपनी बात की वजाहत करते हुए बोले, इधर देखें और एक बात मुझे सच सच बताएं, किसी अपने के सामने दिल हल्का कर देने से इंसान का बोझ कम हो ही जाता है। मंसूरा बेगम इन्हें गौर से देखते हुए बोली। हम पूछो क्या पूछना है? वो हार मानते हुए बोले, क्योंकि जानते थे कि अब इस बोझ को बर्दाश्त करना इनके अकेले के बस की बात नहीं रही थी। ये जो कुछ भी हुआ है इसमें आपका और सुलेमान का कितना हाथ है? प्लीज़ मैंने पहले ही बोल दिया है कि मुझे सब कुछ सच सच बताइएगा। मंसूरा बेगम जमील साहब के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली तो वो सर्द आ भर कर रह गए। देखो मंसूरा, जो भी पहले था वो पहले की बात थी, लेकिन ये बात सुलेमान को समझ नहीं आ रही थी। मैंने इसे लाख समझाया कि अब हमारी बेटी इस घर में है और वो हमारा दामाद है, लेकिन ये चीज़ वो मानने के लिए तैयार ही नहीं था और इसके पीछे लगा रहा और आज ये दिन देखना पड़ रहा है। वो गलत बयानी से काम लेते हुए बोले, लेकिन इनके सामने भी मंसूरा बेगम थी जो एक ज़ीरक खातून थी। जमील, मैंने आपको पहले बताया था कि मुझसे झूठ मत बोलिएगा। आप क्या हैं मैं जानती हूँ। आपकी शहपरी सुलेमान की इतनी हिम्मत हुई है जो वह हातिम की जान लेने के दर पे हो गया था। वो इन्हें समझाते हुए बोली तो वो सर झुका गए। यार देखो, बात असल में ये है कि तुम जानती हो मुझे, बल्कि तुमसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। मैं ऐसा हूँ ही नहीं कि कोई बात आसानी से अपने दिल से निकाल दूँ। बस यही वजह है कि मैं हातिम से जारी अपनी चपकलिश को दिल से ना निकाल पाया और इंतकाम की आग में इतना अंधा हो गया कि अपनी बेटी को इसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना चाहा। हुरैन के दिल में इसके ख़िलाफ़ नफ़रत भरकर मैंने इसे वहाँ भेज तो दिया, लेकिन यह भूल गया कि एक ज़ात ऊपर भी बैठी हुई है। अब देखो, बेटी भी हाथ से गई और मेरी इज़्ज़त भी। सुलेमान ने जो कुछ किया वो मेरे इशारे पर किया और नतीजा क्या निकला? जो मैंने करना चाहा वो सब उल्टा मेरे ही गले पड़ गया। अब मैं इन सब मामलात से निकलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कोई राह नज़र नहीं आती। मैं बहुत थक गया हूँ मंसूरा, प्लीज़ मेरी मदद करो, मैं बहुत अजियत में हूँ। वो परेशानी से बोलते हुए मंसूरा बेगम के कंधे पर अपना असर लग गया। चलिए, आपको अपनी गलती का एहसास तो हो गया, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। यही काफ़ी है कि जमील खाकवानी शर्मिंदा है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जो कुछ आपने ख़राब किया है इसे ठीक भी सिर्फ आप ही कर सकते हैं। अभी देर नहीं हुई और आप अब भी अपनी इज़्ज़त बचा सकते हैं। सुलेमान को भी समझाइए कि जहाँ रिश्तेदारी होती है वहाँ बड़ी बड़ी बातों को बर्दाश्त किया जाता है। छोड़ दी वो ये इंतकाम लेने की बातें और जो हो गया इसे भूल जाए। मंसूरा बेगम इन्हें समझाते हुए बोली तो उन्होंने सर उठाकर इसे देखा।
अब ये सब इतना आसान नहीं है मंसूरा, वो मेरे हाथों से निकल चुका है। तुम्हें याद नहीं कि कैसे फैक्ट्री अलग करने के लिए वो बदमाश टाइप बंदे लेकर घर आ गया था। मुझे डर है कि अब मैं इस पर ज़ोर ज़बरदस्ती की तो कहीं को मुश्किल ही ना हो जाए। वो परेशानी से बोले तो मंसूरा बेगम इन्हें लाचारी से देखने लगी। आप इतना तो कर ही सकते हैं कि अपनी तरफ से इसका दिल साफ़ कर लीजिए। मैंने देखा था इस दिन के हुरैन ने हमें ज़्यादा घास नहीं डाली थी। वो बहुत मोहब्बत करती है हातिम से, और इसके अंदाज से ही लग रहा था जैसे हातिम ने इसे ज़बरदस्ती अपना मूड हमारे सामने ठीक रखने का बोला था। मंसूरा बेगम कुछ सोचते हुए बोली तो जमील साहब इन्हें देखने लगे। बात तो तुम्हारी सही है मंसूरा, अब जब तुमने इतना कुछ देख और सुन लिया है तो मुझे रास्ता भी तुम ही बताओ, क्योंकि एक तुम वाहिद रास्ता हो जो हर चीज़ को दूसरी नज़र से देख रही हो। वो मंसूरा बेगम को मदद तलब नज़रों से देखते हुए बोले। अगर मैं कुछ कहूँ तो फिर आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। मंसूरा बेगम दू बदू बोली तो वो सर हिला कर रह गए। बोलो। वो बोले, सबसे पहले आप अपनी इज्जत पर आए हरफ को मिटाएंगे, तो वो ऐसे कि खुद चलकर इस हातिम के घर जाएं और अब तक जो कुछ हो चुका है इस पर खुले दिल से माजरत करें। हुरैन को एतमाद मिले और इसे बताएं कि आइंदा आपकी जानिब से इन्हें किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अपनी हर इस गलत बात को तस्लीम करें जो आज तक आप करते आए हैं। रही बात सुलेमान की तो इसका मसला मुझ पर छोड़ दें, मैं इसे समझाऊंगी और हातिम से भी बात करूंगी। मुझे उम्मीद है कि हातिम किसी की ना सही लेकिन मेरी बात कभी नहीं टालेगा। वो तफसीली बात करके खामोश हुई तो जमील साहब इन्हें दाद तलब नज़रों से देखने लगे। और अगर फिर भी सब कुछ ठीक ना हुआ तो हम क्या करेंगे? वो बेचैनी से बोले तो मंसूरा बेगम हौले से मुस्कुरा दी। आपका मसला यही है कि आप बात की बातें पहले सोचते हैं और जो गुजर रही होती है इसकी फ़िक्र नहीं करते। अगर ऐसे बात न बनी तो हम किसी दूसरे तरीके से इन्हें मनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि हर मसले का हल मिल बैठ कर निकल सकता है। उन्हें समझाते हुए बोली तो वो खामोशी से सर हिलाने लगे। इन्हें यकीन हो चला था कि जो बात मंसूरा बेगम कर रही हैं वो किसी न किसी तौर कामयाब ज़रूर हो जाएगी, क्योंकि बहुत कम बातों में मंसूरा बेगम दखलंदाजी करती थी और जिन मामलात में कूद पड़ती फिर इसका कोई ना कोई हल निकाले बगैर चैन से नहीं बैठती। सुलेमान की रातों की नींद उड़ चुकी थी। पहले जमील साहब और अब मंसूरा बेगम ने इसे समझाने की कोशिश की और अब इस बात पर इसकी मंसूरा बेगम से तलख कलामी भी हुई थी, फिर भी वो अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं था। इसके दिल में बस हुरैन को नीचा दिखाने का भूत सवार था और वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था, क्योंकि ये हुरैन ही थी जिसकी शह पर हातिम इनके घर तक चला आया था और इन्हें बेइज्जत भी करके गया था। और ये हुरैन ही थी जिसने इसके आदमियों का हमला नाकाम बनाकर ना सिर्फ हातिम की हिफाजत की बल्कि इसको इसकी औकात भी याद करवा दी। मैं खामोश नहीं बैठूंगा, बार बार कोशिश करूंगा, कभी तो मेरी भी किस्मत साथ देगी जैसे इसकी दे जाती है। और नफरत से सोचते हुए बोला और फ़ोन उठाते हुए फिर किसी को कॉल मिलाने लगा। शायद टीटी तो अब रहा नहीं था जो इसे कोई काम कहता, अब वो किसी और को भी नहीं कहता था। अच्छा था जो वो मफरूर हो गया था, वरना दूसरे बंदे की तरह वो भी इसके हाथों मारा जाता। हाँ लाला कैसे हो? वो मुअद्दब अंदाज में बोला। बस लाला एक काम पड़ गया था, इसी सिलसिले में आपको कॉल की थी। अगली तरफ की बात सुनने के बाद वो चापलूसी अंदाज में बोला। पैसों की फिक्र ना करना लाला, पहले कभी इनकार किया जो अब करूँगा, बस मेरा काम हो जाए। वो खुशी से चहकते हुए बोला। मिलते हैं फिर 1-2 दिन में, सारी बात आपको तफसील से बताऊंगा। वो बात मुकम्मल करते हुए लाइन काट गया। ये इसके वो दोस्त थे जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते थे और इनको पहले भी वो एक मरतबा आजमा चुका था जब जायदाद का मसला बना था और वो महज जमील साहब को धमकाने के लिए इन्हें साथ लेकर गया था। फ़ोन बंद करके वो सोचने लगा कि काम थोड़ा महंगा सही, लेकिन अब की बार हातिम के बचने का कोई चांस नहीं रहेगा। और वो तो हातिम के साथ साथ हुरैन का भी काम तमाम करवाना चाह रहा था कि एक तो वो हातिम का साथ दे रही थी और दूसरा इसके रास्ते से हट जाने के बाद वो तनहा जमील साहब की कुल जायदाद का इकलौता वारिस बन जाता। एक मकरूह सी मुस्कुराहट इसके चेहरे पर छा गई और वो ख्वाबों ख्यालों में खाकवानी एंड सन का इकलौता वारिस बना खुद को जमील साहब की कुर्सी पर बैठा देखकर हंसने लगा। इसने सब कुछ सोच लिया था कि क्या चीज़ कैसे और कब करनी है, बस इसकी एक बार अपने मतलूबा बंदों से मुलाकात हो जाती तो वो सब कुछ करने की पोजीशन में आ जाता। हुरैन ने इसे बहुत अच्छे से संभाला था और यही वजह थी कि वो आज तैयार हुआ अपनी फैक्ट्री के लिए निकल रहा था, जबकि वो इसके पास खड़ी न जाने क्या क्या पढ़कर इस पर फौंके जा रही थी। अब बस भी कर दी बेगम साहिबा, आप तो ऐसे कर रही हैं जैसे हातिम साहब जिहाद पर जा रहे हैं। वो हुरैन को छेड़ते हुए बोला तो इसे घूरने लगी। आप जैसे इंसान के लिए ये सब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिन लोगों को पंगे लेने का कीड़ा होता है ना, इनको ये दुआएं ही बचाती हैं। हुरैन मज़े लेते हुए बोली तो इसका मुंह बन गया। कह लो जी, वरना तारीख गवाह है कि मैंने कभी खुद से कोई लड़ाई नहीं की, ना ही किसी का नुकसान किया है। वो बेचारगी से बोला तो हुरैन का एक बुलंद कहका कमरे में गूंज कर रह गया। जी जी सब समझती हूँ, इतने दूध के धुले हैं आप, हर इस जगह आपने उंगली दी हुई है जहाँ से करंट लगने का डर होता है।
हुरैन हंसते हुए कुछ इस अंदाज में बोली कि वो भी इसके साथ हंस पड़ा। तुम्हारी मिसालें भी तुम्हारी तरह ही मासूम क्यों होती हैं यार? अब मैं सारे दिन तुम्हारी ये बात सोच सोच कर हंसता रहूँगा। वो इसे नज़र भर कर देखते हुए बोला तो वो पलकी झुका गई। हमेशा ऐसे ही रहना हुरो, नटखट सी, मुझे तुम ऐसे ही बहुत अच्छी लगती हो। वो अपने हाथ से इसका चेहरा ऊपर करते हुए इसकी आंखों में देखकर बोला, वैसे आपको एक बात बताऊं, आज आपसे कह रही हूँ, वरना मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। वो इसकी आंखों में देखते हुए बोली। बोलो बल्कि इरशाद करो जनाब। वो इसे प्यार से देखते हुए बोला, मेरी हमेशा से यही एक ख्वाहिश रही थी कि मेरी ज़िंदगी में जो भी आए वो बेशक कुछ भी हो लेकिन बहादुर ज़रूर हो, और ख़ासकर मेरे बाबा और भाई की आंखों में आंखें डाल कर कहे कि मैं हुरैन से प्यार करता हूँ। मैं ये सब सोच कर हमेशा परेशान रहती थी कि ऐसा होगा भी या नहीं, लेकिन आपने मेरी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी। मुझे इस दिन बहुत खुशी हुई थी जब आपने इन दोनों के सामने ये बात कही थी कि हुरैन सिर्फ मेरी है और हमेशा मेरी ही रहेगी। उफ़, क्या स्टाइल था आपका और क्या लग रहे थे आप। वो इसके गले की टाई की नाट लगाते हुए बोली तो वो इसे मदहोशी से देखने लगा। यानी कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती थी, बस ये नाटक कर रही थी कि मुझे सबक सिखाना है। वो इसे छेड़ने से बाज नहीं आ रहा था। अगर हकीकत पता न लगती तो शायद मैं वैसी ही होती, लेकिन शुक्र अल्लाह का जो बर वक्त सारा खेल मेरी समझ में आ गया। वो इसके गले में नाट बांध कर इसे ज़ोर से खींचते हुए कस गई। शुक्र है जनाब को हमारी हालत इज़ार पर कुछ तो तरस आया, वरना हम उम्मीद का दामन थामे बूढ़े हो जाते और हाथ कुछ भी ना आता। वो मजलूम सी शक्ल बनाते हुए बोला तो हुरैन का नकरई कहका एक बार फिर से गूंज उठा। बजाओ घंटियाँ, इस वक्त मेरे आसपास हज़ारों घंटियाँ एक साथ बज रही हैं। वो अपनी बात मुकम्मल करते हुए फ़ौरन से इसे अपने साथ लगा गया। जाएं, आपको देर हो रही है, फिर कहेंगे कि हुरैन ने लेट करवा दिया। वो इसके सीने से लगे हुए बोली तो वो भी जल्दी से इसे दूर हटाते हुए बगैर इसे देखे बाहर निकल गया। जानता था कि अगर इसकी आंखों में देख लेता तो इनमें जलते दीप इसे कहीं जाने न देते। बाहर निकलकर इसे एक और हैरानी का सामना करना पड़ा, और वो हैरान कुन चीज़ थी बॉडीगार्ड्स, जिनकी गाड़ियों ने इसके साथ ही फैक्ट्री जाना था। अभी वो पूछने ही जा रहा था कि ये सब किसने किया और क्यों किया कि अचानक से मुनीर नियाज़ी निकलकर इसके सामने आ गया। ये मैंने रखे हैं और ये तेरे साथ साए की तरह रहेंगे, क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत है। अब तो कोई आम बंदा नहीं है, इसलिए कोई चूँ चा नहीं, बस अपना रास्ता दे। मुनीर इसे हुक्म देते हुए बोला और वो खामोश होकर रह गया और चुपचाप अपनी लैंड क्रूज़र में बैठा। इसकी पिछली सीट पर 2 गार्ड्स आकर बैठ चुके थे, जबकि बाकी 4 दूसरी डबल कैबिन गाड़ी में इसके पीछे चल रहे थे। इसे मुनीर की दोस्ती पर बहुत रश्क आ रहा था, जो हर हाल में इसका साथ देता था और इसका ख्याल रख रहा था। वाह मुनीर भाई, सही दोस्ती का हक अदा कर रहे हो, अल्लाह तुम्हें चांद सा बेटा दे। वो दिल से दुआ करते हुए बोला और गाड़ी की रफ्तार बढ़ा गया था।